देखो भाई, बढ़िया बढ़िया वीडियो लाया हूँ भाई। नई नई क्लिप है, देखो और मजे लो देख के। चैनल को करो सब्सक्राइब। देखो भाई, पिक्चर चालू करो बे। मनुस्मृति का हवाला देकर महिला उत्पीड़न का मुद्दा तो उठा दिया। तो ऐसे में हिंदू महिलाओं के हक की तो बात आपने कर दी, लेकिन आज जब हिजाब पर एक फैसला आता है, और ये फैसला ऐसा नहीं है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट भी दे चुका है, हिजाब अनिवार्य नहीं है, तो इस पर आप लोग कुछ नहीं कहते। इस पर आप लोग बहुत कन्वीनियंटली चुप रहते हैं। बहुत तेज हो रहा है। नहीं, हमारे 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं हमारे। तो ये सब, और उसके बाद एक मनुस्मृति है। मनुस्मृति में तो लिखा है, अध्याय 5 जो है पूरा, उसके 22 श्लोक इसी तरह से लिखे हुए, जिसमें महिलाओं को बताया कि भैया यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तो है, लेकिन किस नारी की पूजा होगी? वह नारी जो बचपन में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहे, जो अपने चरित्रहीन पति का भी सम्मान करे, उसके चरणों में अपना सुख प्राप्त करे, वही नारीस्तु पूज्यन्ते है। ये गड़बड़े बाबा। क्या मुस्लिम ऐसे कोई धर्म ग्रंथ है कुरान के अलावा? कुरान के अलावा कोई ऐसे बीच वाले ग्रंथ हैं जिसमें लिखकर पेट्रियार्की की बात उसमें लिखी गई हो? क्योंकि जो कुरान है, और इसमें जो उनके पैगंबर मोहम्मद हैं, वो एक समय एक्टिविस्ट थे, उन्होंने खुद विधवा विवाह किया था, तो वो उन्होंने खुद किया है। तो कुरान में उन्होंने इसके बारे में नहीं लिखा है कि भाई विधवा विवाह नहीं कर सकते। जो आदमी ने खुद किया है तो उन्होंने वो नहीं लिखा है उसमें। अगर मुझे कोई ग्रंथ बता दे कि जिसको राहुल गांधी जी को उसके ऊपर बात करनी चाहिए, जरूर करेंगे। यस, लेकिन अभी आप हिजाब पर आई, देखिए मैं जहां से आती हूँ विदिशा, वहां पर महिलाएं, लड़कियां भी जो शादीशुदा होती हैं, आज भी घूंघट करती हैं, सीधा पल्ला की साड़ी लेके ऐसे घूंघट करती हैं। ठीक है। अगर कोई कहे कि भाई घूंघट खराब है, अब आप घूंघट क्यों करती हैं, तो आपको घूंघट का हक नहीं है, तो वहां पे आपको ये चलेगा नहीं, आपको बहुत जम के डांट लग जाएगी जो भी इस तरह की बात करेगा उसको। तो हिजाब क्या है? क्या कोई बुर्का कह रहे हैं क्या? नहीं, हिजाब सिर्फ सिर ढका हुआ है, ऐसे हमारे यहाँ घूंघट करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये हर चीज को हिंदू मुस्लिम की तरफ क्यों लेकर जाना है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों किरण रिजिजू का प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, बड़ा कष्ट है भाई। एक नदी में छलांग लगा दी कि मैं राहुल गांधी की नकल करूंगा, और फिर वहां जाके ये तो मेरा रोज का काम है, ये रोज करता हूँ। क्या है ये? क्या नौकरी बना रहे? काम नहीं है और कोई? सबसे दिक्कत यही है ना सुचारिता, कि पूरा सिस्टम क्यों लगा हुआ है इस समय, बर्बाद क्यों हुआ है? क्योंकि जो मंत्री हैं वो अपना दिया हुआ काम नहीं करते, उनका अपने किसी का भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं। वाह मोदी जी वाह। सीधी बात यह है कि जब हम कहते हैं स्मैश पेट्रियार्की, जो बात राहुल जी कह रहे हैं स्मैश पेट्रियार्की, तो क्या हम ये कहें कि महिला आज भी घूंघट में चले? क्या हम ये कहें महिला आज भी हिजाब में चले? अच्छा, आपने जो कहा, एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। स्मैश द पेट्रियार्की का अर्थ है कि जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न करता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, कुलदीप सेंगर इसी तरह से बहुत ही लाइटली छोड़ दिए जाते हैं, चिन्मयानंद के ऊपर केस खत्म हो जाता है, और फिर दर्जनों हमारे सामने हैं। स्मैश द पेट्रियार्की का अर्थ यह है कि जो लोग आपके उत्पीड़क बने, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। बात तो सही है। वह है स्मैश द पेट्रियार्की। अच्छा लगता है जब पूरी सरकार के सारे मंत्री ये राहुल गांधी जी की पिच पर खेलना शुरू कर देते हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, एक तो आज तक बीजेपी में एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनी। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस महिला से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, और उन्होंने एक विभाग दिया, लेकिन बिल्कुल पंगु बना के, केवल मेडिकल सर्टिफिकेशन। मेरे विदिशा लोकसभा की सांसद थी सुषमा स्वराज। तो हमें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी ऐसी महिला होती है, जो मुखर होती है, जो बोल सकती है, उसे शांत कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ जो कठपुतली की तरह टर 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 करके केवल सरकार की, बीजेपी की लाइन लेते हैं, वो उनको आगे करते हैं। इसीलिए आपकी अगर 70 महिलाएं भी, 80 महिलाएं भी, 100 महिलाएं भी हैं, कहां बोलती हैं वो बलात्कार के खिलाफ? तो लेने के देने पड़ गए। सही तो बोला है भाई। बीजेपी का कोई सा भी नेता रेप के ऊपर कुछ नहीं बोलता भाई, चुप्पी साध के रहते हैं बिल्कुल। और अब देखो नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है, हमको सिखा दिया है। तो दिमागी नक्सल की मानसिकता वो है जिसको स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम से इतनी चिढ़ होती है कि वो वंदे मातरम का विरोध करने में गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी के विचार। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी दिमागी नक्सल। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का वो दिमागी नक्सल हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, बीजेपी के पुरखे। भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों से पेंशन लेकर के अपनी जीविका चलाते थे और माफी मांगते थे। बात तो सही है। तुम्हारे दिमागी नक्सल आजादी के उसमें तुम तो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करते थे? इनकी जिनकी नस्लें नक्सल होती हैं, वो दूसरे को दिमागी नक्सल बनाकर अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हैं। अच्छा चलो, नस्लें नक्सल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिमागी नक्सल देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं विरोध करना चाहता हूं इस देशद्रोही आदमी का जो इस तरीके की बात करता है। अरे प्रधान जी का नाम लेते हमारे पीएम का भड़क गया भाई, ये तो फुल गुस्से में आ गया। सुन नहीं सकते भाई, लॉयल्टी हो तो भाई ऐसी हो, वरना बेकार है भाई। आतंकवादियों का जली ना, तेरी भी जली ना। जैसे कि आपने डिबेट शुरू किया तो सबसे पहले आपने ये बोला कि तिरंगे का सम्मान, जो तिरंगे का सम्मान ना करे वो दिमागी नक्सल है। तो
मेरा सवाल ये है पहला कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर आपने भगवा झंडा फहराया, तो क्या सारे आरएसएस के लोग, मोदी, अमित शाह, जितने भी हैं, सुनिएगा एक मिनट, क्या वो सारे दिमागी नक्सल हैं क्योंकि आपने तिरंगे का सम्मान नहीं किया? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, पहली बार तिरंगे की डिजाइन तय करी गई थी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक ने सर मेरा कुछ भी बीजेपी का जो भी करियर करता है वो मैक्सिमम आरएसएस का है। तो सर एक तो आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया और आरएसएस ने पहले नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था। नाथुराम गोडसे आरएसएस से लेना देना कुछ नहीं है, गलत बातें मत बोलो। कैसे खंडन किया है सर? पहले तो सर बीजेपी ने मारा था ना कांग्रेस को। एक क्वेश्चन, मेरा जो सवाल है वो बीजेपी पक्ष से है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन या राहुल गांधी या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां रह रही हैं, उनके विरुद्ध में आवाज उठा रहा है, कल को अगर मैं भी उठाती हूँ तो क्या मैं भी उस दिमागी नक्सल में आ जाती हूँ? क्या बात है सर? तो वो मूवमेंट जंतर मंदिर पर हो रहा था, उन्होंने लड़कियों पर लाठीचार्ज करवाया, उनके कपड़े फाड़े हैं, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ठीक है, दो सवाल। ठीक है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा हक है। 6 महीने किसान आंदोलन चला, पूरे सड़कों पे। 6 महीने नहीं, साल भर चला। अरे भाई एक सेकंड वो बोल ले। झूठ क्या बोलते हैं? मैं बार-बार यही कह रहा हूं। अरे एक सेकंड फैक्ट चेक कर दीजिएगा। फैक्ट चेक करके आप अपने समाजवादी पार्टी के आप अपने हैंडल पे डाल दीजिएगा। डिबेट का वक्त भी खत्म हो रहा है। तो लेने के देने पड़ गए। ठीक है, चलिए हमारे आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने सड़कों पर महंगाई को लेकर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन का तमगा दे रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, कांग्रेस के मुताबिक महंगाई आसमान पर है। क्या बोला तूने? नहीं, कांग्रेस के मुताबिक महंगाई आसमान पर है। ये देखो चीनियों की दुकान पर चीनी 70 रुपए किलो होगी, उन्हें तो फायदा ही फायदा है, मर रहा है गरीब। और आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही ना कि भाई प्याज और चीनी के दाम अचानक बढ़े ही क्यों? तो प्याज की कहानी समझ लीजिए। बोल। मार्च और अप्रैल में जब प्याज को खेतों से निकाला जा रहा था तब महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। इससे प्याज की फसल को नुकसान हुआ। अच्छा। और आप इस देश के स्टोरेज सिस्टम को तो अच्छे से जानते ही हैं। ये वो स्टोरेज सिस्टम है जहां अनाज कम, प्याज कम, आलू कम और क्या चूहे ज्यादा रहते हैं। अच्छा। अब चीनी पर आ जाइए। चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना उत्पादन में इस बार आप भी जानते हैं गिरावट आई, क्योंकि गन्ने में रेड रॉट नाम की एक बीमारी आ गई थी। अच्छा। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी महंगाई मैन हो गए, महंगाई आसमान छू रही है, कह रहे ना। तो सवाल है कि क्या चीनी और प्याज के दाम पहली बार इतने बढ़े हैं? इसका जवाब आपके सामने रख रहे हैं। 1980 लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ गई। अरे बाप रे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।